आइए अब हम लोग देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ये कैसे होगा? सबसे पहले हम एक आपको लाइन इस तरह लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब इसको आप लिखिए, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसी के तहत हम बहुत कुछ बातें आपको लिखेंगे। बीच में हम इसको देखिए 0 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका कौन सा है, दाएं साइड हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा, ठीक। और ठीक उस दाएं साइड है, इसके बाएं साइड हम क्या लिखेंगे, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डैश डैश डैश, ठीक। ये आपका 0 हो गया ना। 0 के जो दाएं साइड है, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। और जो आपके बाएं साइड है, इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक। अच्छा, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। यानी कि इसलिए इसको हम लिख दे सकते हैं, देखिए धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यही चीज़ हम दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक आपका हो गया, देखिए ध्यान से, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और जो शून्य है, शून्य यानी 0 न तो ऋणात्मक न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, अब नोट करके कुछ बातों को हम नोट कर लें, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नोट करके कुछ बातों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपसे कह दें कि 5 में और -5 में कौन बड़ा है, 5 और -5 में कौन बड़ा है, तो आपको उत्तर होगा 5। देखिए, अब कुछ नोट करके हम बातें आपको बता रहे हैं कि 5 -5 से बड़ा होगा। और यही जो आपका 5 है, 5 को इसका संगत मान कितना है, -5 है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका मान 0 होगा। तो एक तो हम कहेंगे 5 -5 का योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ से आप योगात्मक के बारे में भी आप सीख सकते हैं, ठीक। अच्छा, नोट। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम आपसे कहें कि -3 और 7 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होगा कि 7 बड़ा है। दूसरा हम आपसे कहें कि 0 और -7 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, ठीक। इसलिए नोट करके कुछ पॉइंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं, जैसे प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। देखिए, प्रत्येक धन पूर्णांक, ठीक, यानी जितना भी धन पूर्णांक है समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, ठीक। ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक। दूसरा, शून्य, जो हमारा ये शून्य है, देखिए शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक धन
पूर्णांक से धन पूर्णांक से प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है, और ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। ऋण पूर्णांक से और ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, ठीक, बड़ा होता है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हम आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, इससे अगर हम करें, देखिए 8, यहाँ क्या हो जाएगा 9, इस तरह बढ़ता रहेगा। देखिए 9 बड़ा है किससे, 9 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, नहीं 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -1 से, -1 से बड़ा है कौन सा, -2, -2 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा -4, -5, -6, ये चीज़ रहता है। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि -7 और -15 में कौन बड़ा है, -7 और -15 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होगा कि -7 बड़ा है, ठीक, क्योंकि -7 एक यहाँ है, अब इससे बड़ा ही सब होता चला जाएगा ना। -7 बड़ा होगा किससे, -8 से, -8 किससे बड़ा होगा, -9 से, इस तरह होता चला जाएगा, ठीक। ये कुछ बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि बड़े पूर्णांकों का योगात्मक परिलोम छोटे पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है, जैसे देखिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे एक और एग्जांपल, ये तीसरा हो गया, चौथा आप देख सकते हो। चौथा क्या, जैसे -20 और 10 में कौन बड़ा है, -20 और -10 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 10 बड़ा है। सेम उसी तरह हो गया कि -3 और +3, ये तो पता हो गया, ये हो गया, ये बड़ा है, ठीक है। कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं। आइए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। आइए हम लोग योगात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। किसी पूर्णांक को, देखिए, किसी पूर्णांक x के विपरीत, x के विपरीत -x को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे +6 है को हम प्लस करें -6 के साथ, इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम कहेंगे 6 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -6 है। यानी कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ने पर उसका मान 0 आए तो एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें, इसी प्रकार मानिए -x का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +x होगा, ठीक। यानी इनको भी जोड़ने पे हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग सीखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मान निकालना। देखिए, अब अंकों का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात, इसको हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे। ये बुक में दिया हुआ है, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। संख्या रेखा खींचिए,
इस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करें। इस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करें। देखिए, जैसे अब हम आपसे कहें कि +5 शून्य से कितनी दूरी पे है, शून्य से कितनी दूरी पर है। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हो गया कि -5 शून्य से कितनी दूरी पर है। एब्सोल्यूट मान अब आप लोग थोड़ा सा सिंपल में समझिए कि अगर हम बोले आपसे कि +5 शून्य से कितनी दूरी पे है। चलिए पहले एक हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ करें। ये हमने खींच दिया, ठीक, खींच दिया। अब इस पे देखिए, अब इस पे हम देखिए, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शून्य से कितनी दूरी पे है। देखिए शून्य से ये कितनी दूरी पे होगा, 1 2 3 4 5, पाँचवीं दूरी पे है। ये भी कितनी डिस्टेंस है, ये 5 में। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, -5 भी कितनी दूरी पे है, ये भी आपका 5 ही दूरी पे है। ठीक है। अच्छा, इसको अब दिखाएंगे कैसे हम, दोनों दूरियों का परिणाम। अब जब आप देखें तो ये भी कितना, ये भी 5 है, वो भी 5 है। तो आप इससे क्या लिखेंगे कि दोनों दूरियों का जो परिणाम है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये भी आपकी 5वीं डिस्टेंस पे है, ये भी कितना 5वें पे है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों दूरियों का परिणाम, दोनों दूरियों का परिमाण कितना है। देखिए ये भी 0 से 5 तक जाएंगे तो 5 ही है, ये भी 0 से 5 तक जाएंगे तो 5 है। तो दोनों दूरियों का परिणाम कितना है, 5 है। ठीक, इस प्रकार 5 को हम +5 और -5 का निरपेक्ष करते। इस अब देखिए, इस प्रकार दोनों 5 ही है। इस प्रकार हम किसको, +5 और -5 को इस प्रकार किसको, इस प्रकार 5। अब एक मिनट देखिए, फिर से यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। इस प्रकार 5 है, देखिए इस प्रकार 5 को हम +5 और -5 का निरपेक्ष मान कहते हैं। यही है, देखिए निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक है, देखिए दोनों का परिणाम 5 बराबर है। इस प्रकार 5 को हम +5 और -5 का क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसके ऊपर हम लिखते हैं, देखिए, हाँ, अब देखिए +5 ये होता ना, +5 के निरपेक्ष मान को हम +5 के निरपेक्ष मान को हम इस तरह दिखाते हैं, +5,
ठीक, और -5 के निरपेक्ष मान को हम -5, इसको हम मॉड में लिखते हैं, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष मान कितना होगा, ये 5 के बराबर होगा। अब जब -5 है तो इसका भी निरपेक्ष मान किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हम कर लें आपके सामने। एग्जाम्पल जैसे 0 का निरपेक्ष मान कितना होगा या एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। -11 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 11 होगा, ठीक। -16 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार -3 बटे मानिए 4 है, ठीक, इसका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी तो दे सकता है एग्जाम में, इसका भी मान कितना होगा, ये 3/4 होगा। यानी ब्रैकेट यानी कि ये जो मॉड है इसके अंदर जो भी रहे माइनस हो या प्लस हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक। -47 का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज अभ्यास 3A करते हैं। देखिए अभ्यास 3A का पहला और दूसरा क्वेश्चन से इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए यहाँ पे 19 है, 23 है, 25 है, 29 है, ठीक। अब यहाँ से देखिए उनका निगेटिव चलना शुरू हो गया ना, -29, -25, -23। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि 19 का संगत मान 19 के विपरीत -19 दिया है, 23 के विपरीत -23, या संगत मान भी कह सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए 23 का संगत मान कितना है, -23 है। उसी तरह देखिए यहाँ 7 का संगत मान -7, 11 का संगत मान -11 दिया है, 13 का देखिए 17 का -17 दिया, 13 का -13, यहाँ क्या होगा -13, ये संगत मान है, ठीक है। यानी कि -13 सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -7 का संगत मान 7 है, 25 का संगत मान -25, ठीक है, -13 का संगत मान +13, 31 का संगत -31। देखिए 5 का संगत मान विपरीत मान दिया हुआ है, -8 का भी 8 दिया है, 11 का -11, 14 का यहाँ पे +14 होगा, ठीक, +14, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या देखना है, संगत मान देखना है। क्या देखना है, संगत मान भी कह सकते हैं या योगात्मक प्रतिलोम देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 20 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा या संगत मान -20 होगा, क्योंकि देखिए अगर हम आपसे बोल दें कि 20 का संगत मान -20 होगा, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पे इसका मान कितना हमको मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए कि -24 का संगत मान कितना होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या इसमें 24 जोड़ेंगे तभी इसका मान 0 होगा ना, तो -24 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +24, या संगत मान +24 होगा, ठीक। इसी तरह सारणियों को हम भरेंगे। देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए 13 का छूट रहा था, 13 का संगत मान कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, -13 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह -13 पे हमने टिक लगा दिया है, ठीक। उसी तरह हुआ कि यहाँ 14 का संगत मान नहीं दिखा दिया तो +14, इसका आंसर ये होगा, ठीक। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक। थैंक यू।